चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है मेंटल हेल्थ के बारे में। आप लोगों में से कोई मुझे ये बताइए कि अब तक हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ रखा है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? तनवीर सर, मुझे सुन हाँ, कौन-कौन से लास्ट यस सेशन में सर। हमने कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ा था। अच्छा, और इस सत्र में हम मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है? तो इस जो सेशन होगा इसमें हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ किसको कहते हैं? मेंटल हेल्थ के क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे, कैटेगरीज पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ के, और वो कौन-कौन से फैक्टर होते हैं जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, और कौन-कौन से सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं प्रोबेबल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को, और बहुत ब्रीफली हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। हेल्थ का डेफिनेशन आप लोगों में से बताइए, डब्ल्यूएचओ का जो डेफिनेशन है हेल्थ का वो क्या है? Any one of you remember what is definition of health? यस सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग उज्जवल, बताइए। सर। सर, health is a state of complete physical, mental and social well-being, हम्म not merely absence of disease हम्म or infirmity फिजिकल, मेंटल एंड and सोशल social well-being. वेलबींग। तो जो डब्ल्यूएचओ का जो डेफिनेशन है हेल्थ, उसमें अगर आप सही से देखिएगा तो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से स्ट्रेस आउट किया हुआ है ना। Yes, और yes, और वो कह रहा है कि हेल्थ जो है वो सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेंटल भी है और सोशल भी है। तो मेंटल yes, और yes, सोशल आर इंटर रिलेटेड। अगर yes. आपके सोशल वेलबींग अगर आपका नहीं है तो आप देखिएगा कि उसमें कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें दिखेगी। आगे हम पढ़ेंगे। तो मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग in which the individual realizes their own capabilities and they can Yes. cope up with normal stress। normal stress मतलब जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऑफिस में इश्यूज होते हैं, घर में इश्यूज होते हैं, है ना। Hmm. तो वी आर ह्यूमन बीइंग, जब हम साथ में रहेंगे तो इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस होंगे, है ना, इश्यूज होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगे, तो दे आर नॉर्मल स्ट्रेस। तो इससे बहुत अच्छे से वो कोप अप कर लेता है और वो प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली जो है अपना डे टू डे एक्टिविटी कर पाता है। दे कंप्लीट देयर टास्क एंड दे आर एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन इन देयर ओन कम्युनिटी। तो ये मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ डब्ल्यूएचओ। दिस कैन बी अ इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। डिप्रेशन किसको कहते हैं? डिप्रेशन कहते हैं जिसमें आदमी जो है वो लंबे समय तक उदास रहता है, उसको किसी भी चीज में दैट पर्सन हैज लॉस्ट देयर ओन इंटरेस्ट। And sadness and loss of interest. यस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विथ साइकोलॉजिकल बिहेवियर एंड फिजिकल सिम्टम्स। अगर डिप्रेशन में आप ज्यादा देर से हैं तो आपको लगेगा हेडेक आ रहा है ना, यू आर गेटिंग डिजीनेस, आपको लगेगा Hmm. ब्लड प्रेशर या तो लो हो गया है या शूट अप हो गया है। तो दिस इंटरचेंजेबली विल शो अप इन योर फिजिकल सिम्टम्स आल्सो एंड इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। अब जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन है वो क्या क्या कर पाएगा? तो वो मेंटली जो हेल्दी पर्सन है उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा एक दूसरे के साथ। Yes, yes, yes. आसानी से वो चीजों को सोच पाएगा, और जो Always स्ट्रेसेस happy है, रहता हाँ, हैप्पी रहेगा। जो उसके स्ट्रेस, इट नीड नॉट बी हैप्पी ऑल द टाइम। इफ वी आर हैप्पी ऑल द टाइम, अगेन दैट इज समथिंग which is problematic, because we human being, we are surrounded by certain things which can be, a stressor for us, which can be a स्ट्रेस बस्टर फॉर अस। तो स्ट्रेस बस्टर है तो वो आपको हैप्पीनेस देगा, लेकिन जहाँ पे स्ट्रेस है वहां पे आप हमेशा हैप्पी नहीं रह पाओगे। है। सो Yes, yes. हाँ, तो सही है। मेंटल मेंटल हेल्थ और मेंटली हेल्दी पर्सन है वो जो अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से रखता है, कि दे थिंक्स वेरी क्लियरली, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसका बहुत अच्छा है, एंड देन स्ट्रेसेस को वो आराम से कोप अप कर लेता है। उस स्ट्रेस के कारण ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों में देखोगे कि आप जैसे ही एग्जाम्स के डेट्स आते हैं दे गेट लूज मोशन,
है ना, दे गेट स्वेटिंग इन हैंड एंड पाम। तो ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। दिस वो दे कैन नॉट कोप अप विद देयर स्ट्रेस। किसी को आप अगर स्टेज पे खड़ा होके कुछ बोलने के लिए कहिएगा, पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस करने के लिए कहिएगा, तो पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज समथिंग वेयर दे आर नॉट कोपिंग अप विद देयर रेगुलर स्ट्रेसेस। और ये आदमी जो है प्रोडक्टिवली काम कर पाएगा और अपनी कम्युनिटी में उनके डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अगर हम आज से 20 साल 30 साल पहले मेंटल हेल्थ को हम समझने की कोशिश करें क्या था, तो पहले सोचते थे लोग कि जो लोग को कोई मेंटल प्रॉब्लम है उनको किसी भूत प्रेत ने या किसी बुरी आत्मा ने उस पे कब्जा कर लिया है ना। वो ऐसे सोचते थे और ऐसे लोगों को कम्युनिटी से दूर रखा जाता था, एक तरीके की जेल होता था, सोशली एल्यूडेड उनको कैप्टिविटी में रखा जाता था। आप लोगों को कोई भी मेंटल असाइलम, हैव यू हर्ड अबाउट मेंटल असाइलम एनी? यस सर। कहाँ का? सर रांची। रांची। कहाँ से हैं तनवीर आप? मैं तो वेस्ट बंगाल से। अच्छा, आपके आसपास ही है झारखंड, इसलिए आपको रांची याद है। और हाँ। एनी अदर मेंटल असाइलम हैव यू हर्ड ऑफ? नो सर। अच्छा, सलमान खान का फैन कौन कौन है आप तीनों में से? सलमान खान की मूवीज देखते हैं आप लोग, हाँ या ना? नो सर। अरे ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, इसमें तो बोल सकते हो आराम से। कोई भी मूवी आप लोग नहीं देखते सलमान खान की? नो सर। अच्छा, देयर वाज अ मूवी कॉल्ड तेरे नाम, पता नहीं Yes, मुझे। sir. Yes, ओ sir. हाँ सुना है, यस। सुना है? अच्छा, तो वो बोलने में देखा भी है, यस देखा वहाँ भी पे है। तो था। उसमें एक मेंटल असाइलम था। कैन यू नेम विच मेंटल असाइलम वाज दैट? नो सर अभी तो Probably Nancy might remember because looks like she is fan of Salman. No, sir. I'm not fan of him. Okay. तो उस मूवी में अगर आप देखिएगा तो मूवी का जो सीन है ना, वो कहानी दैट मूव्स अराउंड मथुरा, और जो मेंटल असाइलम उसमें दिखाया जाता है इज ऑफ आगरा। सो यूपी में। हाँ, so my generation definitely will correlate. I don't know about your generation. If you talk about mental asylum, they will talk about Agra and Ranchi. So यहाँ पे एकदम सेल्यूटेड लाइफ था इनका, इनको जेल बड़े बड़े दीवालों के बीच में जंजीरों में बांध के रखा जाता था। इफ यू कैन सी दैट मूवी ऑल्सो, देयर यू कैन सी हाउ हैंडकफ करके उनको रखा जाता था। ये जैसे जैसे हम साइंटिफिकली डेवलप करने लगे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे, वैसे ही सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी हमने एक्नॉलेज किया, एंड देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि मेंटल हेल्थ इज नॉट समथिंग विच इज नो देयर बॉडी इज पोजेस्ड बाय डेविल, इट इज अ हेल्थ इशू। तो ये मेंटल असाइलम वाला कंसेप्ट इज समथिंग विच हैज टू बी डिस्कार्डेड। तो ग्लोबली क्या है, ग्लोबली जो है मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर जो है ये जैसे हमने पढ़ा था इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो देयर वर सर्टेन फैक्टर्स, मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल। तो हमने देखा था नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में देखते थे कि एज होता था, जेंडर होता था, है ना। फिर हम देखते थे कि इथनिसिटी, फ्रॉम विच कंट्री विच एरिया दे आर, उसमें वो चीजें ज्यादा दिखती थी। बट मेंटल हेल्थ एक ऐसा प्रॉब्लम है विच इज इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, एज, जेंडर। दिस इज सीन across all the societies, all the countries. तो एक एनालिसिस किया गया था WHO के बारे में, वो ये दिखाता है कि जो न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस हैं ये ऑलमोस्ट इसका प्रिविलेंस 10% है एडल्ट्स में। और एक एनालिसिस किया गया था, सर्वे किया गया था इंडिया में, जो कि सजेस्ट करता है कि मॉर्बिडिटी रेट जो है वो ऑलमोस्ट 18 to 20 पर 1000 है। और जो यहाँ जो इंडिया में टाइप्स ऑफ इलनेसेस हैं और प्रिविलेंस जो हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड, वो इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ नाम का कोई इशूज ही नहीं है। इफ यू विल टॉक टू पीपल इन द कम्युनिटी, ये कहते हैं कि नहीं ये मेंटल हेल्थ कोई बीमारी नहीं है, ये तो जस्ट मूड स्विंग का प्रॉब्लम है, एंड दे डोंट एक्नॉलेज दैट देयर आर mental health issues in India. But
definitely we do have also mental health issues in our country. कैटेगरीज मेंटल हेल्थ का डिसऑर्डर्स का क्या है, कुछ तो कॉमन है, जैसे डिप्रेशन है, मूड स्विंग जिसको कह रहे हैं, उसी में एंजाइटी भी आ जाता है, उसी में सोमैटिक डिसऑर्डर्स है। सोमैटिक डिसऑर्डर्स किसको कहते हैं? डॉक्टर उज्जवल, पेशेंट भी देखते हैं आप? हेलो उज्जवल, आर यू देयर? यस सर, एक्चुअली जस्ट उठा। हाँ सर बोलिए। हाँ, पेशेंट देखता हूँ मैं, चेम्बर करते हो सर, बोलिए। तो सोमैटिक डिसऑर्डर्स किसको कहते हैं? सर सोमैटिक डिसऑर्डर एक्चुअली पेशेंट aggregated to anxiety about physical and physical symptoms. एक जैसे उदाहरण दीजिए, कैन यू स्पेसिफाई इट विद एग्जांपल? सर वो इजीली मतलब माने विदाउट एनी रीजन वो ऑलवेज एंजाइटी रहता है। यहाँ पे अगर किसी के, we all are human beings, so sometimes we get a body ache, sometimes we get headache, most of the time we get headache, कुछ हुआ नहीं तो headache हो जाता है, पेट में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है। now अगर ये विदाउट रीजन ऑलवेज नहीं, so we have this sort of symptoms, right? General Yes. symptoms, bodily symptoms, जहाँ पे सर में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, if someone starts thinking about that, है ना, and focus Yes. all the time कि अरे यार मेरे तो सर में ही दर्द हो गया है, पता नहीं कोई बीमारी हो गई है, now this is something somatic disorder and this is a type of mental health issue. तो ये common mental health disorders के issue में आता है। Now there are several severe mental health disorders जिसमें साइकोसिस है, किसी को लगता है कि किसी की आवाज सुनाई दे रही है, कोई उसको दिख रहा है ना, और इसमें भी मूड डिसऑर्डर्स हैं। देयर आर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। सिमिलरली देयर आर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस लाइक एपिलेप्सी, डिमेंशिया, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड सुसाइड आइडिएशन बिहेवियर। ये एक्सट्रीम वाला केस सर है। यहाँ हाँ, पे एक क्वेश्चन है, ये हाँ। जो अटेंशन ADHD जो है, बट ये तो सर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, क्योंकि ये तो मेंटल अटेंशन हाइपर एक्टिविटी नहीं, जो। आप ये कौन सा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर? चाइल्ड मैं सर डेवलपमेंट? बोल रहा हूँ शायद सर दोहरिए, एक बच्चा आफ्टर बर्थ वो कॉन्जेनिटल डेफनेस हो गया, हाँ, और एनी न्यूरोमोटर डिसऑर्डर है, तो वो शायद सब बच्चे को देख रहा है, सब बच्चे अपना अपना तरीके से खाता है, पीता है, मतलब प्लेइंग कर रहे हैं, बट वो नहीं कर पाया, तो इसलिए इसका हेडिंग देखिए ना, इसका कौन से हेडिंग में पड़ा है ये? चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, now this clarifies your question. Yes. चलिए, but this is not the category which we are more focused on. The category which we are focused on will be coming on the next slide, and this can be one of the questions for your exam. Now this is mental health classification as per ICD-10. ICD-10 किसको कहते हैं? ICD-10 का फुल फॉर्म क्या है? International classification disease. Okay, so are we still following ICD-10? Yeah, there is some upgradation in that. ICD-10 ही फॉलो कर रहे हैं या कुछ नया कुछ हुआ है? नहीं सर, ICD-10 ही फॉलो कर रहे हैं। Okay, for your information, there is already ICD-11, and then we have moved forward. Now people are talking about a SNOMED classification. Again, this is not a part of this discussion, and questions will be coming from ICD-10 only, so we should focus on that. But you should know about the recent advancements which is happening. Now globally, people are talking about uniformity in prescription throughout world. जिससे कहीं से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आप कहीं लेके जाएं तो वो लोग समझ पाएं कि क्या लिखा हुआ है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ बज़वर्ड अराउंड of SNOMED classification. That is not the point of discussion currently. So if you will see, यहाँ पे 10 types of classification है. First one is organic. So organic अगर हम mental health classification कह रहे हैं तो उसमें ये organic किसको कहते हैं? Which organic जो भी के अंदर में डाल रहे हैं उसके अंदर में
ऐसे डिजीज होंगे जहाँ पे ब्रेन को कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है ना। तो इसमें इसके एग्जांपल होंगे, अल्जाइमर हो जाएगा, डेल्यूरियम हो जाएगा, है ना। दूसरा है जहाँ पे सब्सटेंस यूज हो रहा है, जैसे मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल, ऑपियोइड्स, अल्कोहल, गांजा। marijuana, anything, है ना। Yes. Now third one is schizophrenia or schizotypal and delusion disorders. Schizophrenia itself is a classification. Now fourth one is mood disorder. इसमें सारे mood disorder आ जाएंगे, bipolar affective disorder, depressive episode. तो depression mood disorder में है। थर्ड वन इज न्यूरोटिक। न्यूरोटिक किसको कहते हैं? न्यूरोटिक और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें न्यूरोटिक किसको कहते हैं? हमारे बॉडी में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, है ना, विच पासेस सेंसेशन टू योर ब्रेन। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को के फंक्शनिंग में उनका बहुत वाइटल रोल होता है। तो अगर कहीं पे न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन या विटामिन का सही से फंक्शनिंग नहीं हो रहा है तो दैट विल लीड टू न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। फिफ्थ वन इज बिहेवियरल सिंड्रोम्स। यहाँ पे क्या होता है, कुछ आदमी को देखेंगे, दे विल कीप ऑन वॉशिंग देयर हैंड्स, दे विल कीप ऑन ईटिंग, है ना, सम कीप्स ऑन स्लीपिंग, कुछ कहते हैं स्लीप नहीं आ रहा, तो ये बिहेवियरल सिंड्रोम्स है। अगेन दिस इज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड बीइंग ट्रीटेड बाय मेडिसिन। Disorders of adult personality and behavior. Eighth one is mental retardation. Ninth one is behavior and emotional disorders. And 10th one is unspecified mental disorder. यहाँ पे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो ऊपर 9 में कहीं भी उसको कोई जगह नहीं मिला, उसको एक 10th दे दिया, अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर। दिस कैन बी वन ऑफ योर क्वेश्चन। इस पूरे चैप्टर में जो सिंगल क्वेश्चन बन रहा है वो यही बन रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सिंस आई एम टेलिंग मेंटल हेल्थ इज स्टिल नेग्लेक्टेड, तो चांसेस है कि शायद इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो ये अगर 10 पॉइंट्स लिखते हैं देन यू विल गेट योर मार्क्स। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? सो देयर आर बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और द इवेंट्स विच वी हैव केम अक्रॉस इन आवर चाइल्डहुड। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में बहुत क्लियर है, ऐसा है जहाँ पे केमिकल इम्बैलेंस हो गया। केमिकल इम्बैलेंस वो मैंने कहा न्यूरोट्रांसमीटर, विटामिन और हार्मोन वाले, वो हो गया। जेनेटिक हो सकता है, देयर माइट बी इंजुरी टू योर ब्रेन सो दैट कैन लीड टू दिस। मेडिकेशन का साइड इफेक्ट हो सकता है, या कोई क्रॉनिक इलनेस है जहाँ पे जैसे जिसके कारण आप बहुत सोच रहे हैं एंड दिस लीड्स टू अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में वो आया जहाँ पे यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव अबाउट समथिंग, आप पुअर सेल्फ स्टीम है या कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हैं बिकॉज ऑफ peer pressure, family pressure or the negative environment around you, so that is one of the psychological factors which can lead to mental health. सोशल फैक्टर्स क्या हो गया, फैमिली का कन्फ्लिक्ट है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीजें देखिएगा। इनफर्टिलिटी यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट इनफर्टिलिटी इज अ बिग इशू बिकॉज ऑफ विच सोसाइटल प्रेशर विल बी देयर। लोग आपसे पूछेंगे, अगर कोई शादी नहीं करता, दैट इज देयर पर्सनल डिसीजन, बट पीपल कीप ऑन, society around you, community, your family, your peer, they will keep on asking regarding that. So these social factors can also have a impact on your mental health and can lead to mental health issues. Now if a child which has been beaten very badly during the childhood, है ना, उसके पेरेंट्स का डेथ हो गया, या सिंगल पेरेंट है, या उसके इमोशंस को हमेशा नेग्लेक्ट किया गया, किसी ने उससे बात नहीं किया, सो दोस चिल्ड्रेन आर आल्सो prone to suffer some sort of mental health problems in their adult life. Now ये more or less सेम चीजें हैं जो हमने पीछे पढ़ा, उसी को यहाँ डिस्क्राइब कर दिया गया है। ऑर्गेनिक कंडीशंस, हेरिडिटरी और सोशल पैथोलॉजिकल। कौन से ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं which indicate that probably the person is having mental health problem? अगर आपका एपेटाइट, आपका स्लीप, ये दोनों अफेक्टेड है, यू ऑलवेज फील जनरलाइज बॉडी पेन अक्रॉस, हमेशा लगता है आपके शरीर में जनरलाइज बॉडी पेन है, वीकनेस है, सो दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू
mental health. That can be, I am saying it need not be always mental health problem, but that can be attributed to mental health. Now thinking, if your concentration is compromised, your memory is compromised, you cannot judge कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, हमें ये डिसीजन लेना है, यू आर ऑलवेज इन अ डिल्यूरियम, क्या करना है, कंफ्यूजन वाले स्टेट में है, तो और एंड यू आर ऑलवेज हैविंग फॉल्स बिलीफ अबाउट समथिंग, दैट कैन आल्सो प्रोबेबली बी एट्रीब्यूटेड टू मेंटल हेल्थ. साइकोलॉजिकल कंडीशंस लाइक सब चीज में इंटरेस्ट खो दिया है, हमेशा उदास रहते हैं, अब हर चीज से खतरा लगता है, अगर मैं कल मर गया तो क्या हो जाएगा, कल दुनिया बर्बाद हो गई, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ट्रेन एक्सीडेंट कर गया, फ्लाइट जा रहा हूँ, फ्लाइट क्रैश कर गया, है ना. तो ये सारा खतरा आपके दिमाग में जितने भी बैड आइडियाज है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो अगर एग्रीगेट कर रही है, देन अगेन दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस. हाँ. Yes, sir. Continue. Now if your behavior shows that you have been very aggressive of lately, बहुत ज्यादा बोलते हैं, या अपने आप को आइसोलेटेड रहते हैं, या आपको ऐसा मन में आने लगा है कि मैं ब्लेड से अपना वेन काट लूं, है ना, मैं सुसाइड कर लूं, तो ये सारी चीजें जो हैं बिहेवियर में अगर दिख रहा है, देन अगेन दिस कैन बी मेंटल हेल्थ इशू. नाउ अगर आपको कोई, जैसे मैंने कहा, कोई इमेजिनरी कोई है नहीं, लेकिन आपको आवाज आ रहा है किसी की, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हु आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, आप उनकी आवाजें सुनने लगते हैं, या आपको लगता है वो आपके पास आके बगल में बैठ रहे हैं, या कोई चीजें हवा में उड़ रही है, जो जो रियल लाइफ में हो नहीं रहा, बट यू आर इमेजिनिंग दैट दीज थिंग्स आर हैपनिंग. अगेन दीज थिंग्स आर इंडिकेट दैट प्रोबेबली द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज. अब इसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो हर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को हम 3 तरीके से करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होगा? कम्युनिटी बेसिस पे, कि हम सोशल इन्वायरमेंट को, हमने पढ़ा था ना, पीयर प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर है, उस प्रेशर को अगर हम कम कर पाए तो उसके सोशल इन्वायरमेंट को हम बेहतर बना पाए, और सोशल, इमोशनल और वेलबींग के बारे में हम चर्चा करें, और लिविंग कंडीशन को बेहतर करें, और समुदाय में जो है स्वास्थ्य और उसके वेलफेयर से रिलेटेड रिसोर्सेज को हम अगर मुहैया करवा पाए, सो दैट कैन बी comes under the primary prevention. Secondary prevention क्या होगा? अर्ली डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस. हाँ, स्कूल में अगर हम स्क्रीनिंग करें, बच्चों को वहीं से स्क्रीन करें कि कौन से बच्चे जो हैं वो रिस्क की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना. ये कभी कभी कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जिनको क्लास में कुछ बच्चे जो दबंग टाइप के होते हैं या ओवर मैच्योर होते हैं, पिटाई कर देते हैं, उनका सामान छीन लेते हैं. आप बहुत कॉमनली देखिएगा, किसी का लंच बॉक्स कोई खा लेता है. कुछ बच्चे जिनका मार्क्स कम आता है, वो बहुत सेल्यूटेड रहने लगते हैं, बैक बेंचर हो जाते हैं, टीचर भी थोड़ा सा उनसे मार्जिनलाइज बिहेवियर करते हैं. तो इन बच्चों को हमें आइडेंटिफाई करना है अगर कैसा कुछ हो रहा है स्कूल में, कॉलेज में, और उनको फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में लगाना है और उनसे बात करनी है. तो हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया काउंसलिंग का, है ना. तो हमें इस तरीके का, हमें सेकेंडरी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हमें ध्यान रखना है. हमें ऐसी एजेंसीज को ढूंढना होगा जो काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बच्चों को कर पाए, फैमिलीज को कर पाए, अगर कुछ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट है तो यंग कपल्स को करवा पाए. बच्चे और पेरेंट्स में भी काफी इश्यूज आजकल दिखता है, बिकॉज देयर इज अ बिग जनरेशन गैप. तो वी शुड थिंक ऑफ दैट. टर्शियरी प्रिवेंशन क्या है? कि जो ड्यूरेशन ऑफ मेंटल इलनेस है उसको हम कम कर पाए. अगर कोई मरीज आइडेंटिफाई हुआ है तो उसको ज्यादा दिन तक मेंटल हेल्थ इश्यूज में न रह पाए, उसके स्ट्रेसेस को हमें रिड्यूस करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसके इन्वायरमेंट में हमें बदलाव करना है, फैमिली में, कम्युनिटी में हमें ये बदलाव करना पड़ेगा, सो दैट वी शुड थिंक ऑफ टर्शियरी केयर. मेंटल हेल्थ सर्विस. हाँ, बोलिए. प्राइमरी प्रिवेंशन में सर हेल्थ एजुकेशन भी तो आएगा ना, माने हेल्थ एजुकेशन. देखिए, हेल्थ एजुकेशन हर जगह एक बड़ा एस्पेक्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन में, ठीक है. तो वहां पे आप हेल्थ एजुकेशन में क्या पढ़ाएंगे वो ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है. जैसे हमने कहा मेंटल हेल्थ नहीं, हेल्थ एजुकेशन में मेंटल हेल्थ नहीं पढ़ाएंगे,
हेल्थ एजुकेशन में हम ये पढ़ाएंगे कि हम अपने जो वार्निंग सिग्नल ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, हाँ वार्निंग सिग्नल्स के बारे में बताएंगे और स्ट्रेस बस्टर्स के बारे में बताएंगे। ओके, हम ओके कैसे अपने लाइफ को बहुत खुशनुमा रख सकते हैं, कैसे हम अपने आसपास के स्ट्रेस को हटा सकते हैं। नाउ फॉर दैट हेल्थ एजुकेशन फॉर मी विल बी मोर टुवर्ड्स डूइंग योगा, ओके, डूइंग यस मेडिटेशन। तो ये हम बच्चों को हमें ये नहीं सिखाना है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है। हेल्थ एजुकेशन में मतलब दैट कैन बी डन एट अ लार्जर लेवल। जब ऐसा ऐसा होता है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, मतलब हाँ, लेकिन जब हम स्पेशली व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन एट अ चाइल्डहुड एज, तो वहां पे मुझे लगता है वी शुड थिंक ऑफ समथिंग वेयर वी कैन थिंक ऑफ स्ट्रेस बस्टर। हम लोगों को ये कहे कि फैमिली टाइम बढ़ाएं, है ना। हम लोगों को ये कहे डू समथिंग विच यू एंजॉय मोस्ट, विच यू लव मोस्ट। इफ यू लव राइटिंग, dedicate some time to writing. If you love spending time with your family, go on outing, है ना, do यस yoga, do meditation. These are some sort of stress busters. तो हम उसकी बात करेंगे। मेंटल हेल्थ सर्विसेज में अभी हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, ग्रुप एंड इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, मेंटल हेल्थ एजुकेशन, यूज ऑफ मॉडर्न साइकोटिव ड्रग्स। और अगर एक बार कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिहेबिलिटेट करके आ गया है तो उसको आफ्टर केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। नाउ very briefly in 2 slides we will talk about national health mental health program which was launched in 1982। उसके 3 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स थे कि अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी जो है मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर को हम फ्यूचर में इंटीग्रेट करेंगे, particularly for vulnerable and underprivileged sections of the population। ऐसे लोग जो सेवाएं नहीं ले पा रहे हैं, जो हाशिए पे हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास सेवा नहीं पहुंच रही है, उनको हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा है टू इनकरेज द एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर इन सोशल डेवलपमेंट। तो जो मेंटल हेल्थ नॉलेज है उसको इंटीग्रेशन करने की बात हो रही है जनरल हेल्थ केयर में। मैंने कहा पहले वो था, साइलम होते थे, तो वो इंटीग्रेशन की बात हो रही है। और थर्ड है टू प्रमोट टू स्टिमुलेट एफर्ट्स टुवर्ड्स सेल्फ हेल्प इन द कम्युनिटी। अब ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हमारे यहाँ 1982 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ था अंडर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आफ्टर ऑलमोस्ट 14 ईयर इन 1996। तो ये 9th हमारे यहाँ पहले 5 ईयर प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। इंडिया यूज्ड टू हैव प्लानिंग कमीशन which was abolished in, any idea when it was abolished? It was abolished in 2014। 40 हाँ 2014-15 जब से ये एनडीए गवर्नमेंट आई है तब से प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड, वो जो क्या बोलते हैं उसका नाम शायद क्या सर फिर से बोलिए। प्लानिंग कमीशन जो है हाँ, हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो 5 ईयर की प्लानिंग करती थी, तो उसको एबॉलिश कर दिया एनडीए गवर्नमेंट। उसके जगह पे क्या लेके आए हैं? तो प्लानिंग कमीशन की जगह पे कुछ नया बनाया उन्होंने। क्या नाम है उसका? नीति आयोग का नाम सुना है? यस सर। तो प्लानिंग कमीशन की जगह अभी हमारे के यहाँ नीति आयोग है। सो दे लुक इनटू ऑल दिस। तो 1996 में हमने डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। और बेल्लारी एक जगह है कर्नाटका में, ठीक है। तो दिस इज बेस्ड अपॉन बेल्लारी मॉडल। इफ यू वांट यू कैन फर्दर लुक इनटू दैट एंड रीड अबाउट दैट। सो बेल्लारी मॉडल में 4 कंपोनेंट था, जैसे हमने पहले पढ़ा अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। दूसरा है ट्रेनिंग, imparting short-term training to general physician for diagnosis and treatment of common mental illnesses with limited drugs। अभी इशू क्या है कि मैंने कहा मेंटल हेल्थ जो है एक नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट है, अभी भी हम इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस है देयर अगेन दिस इज नॉट बीइंग टॉट इन डिटेल। तो 1996 तो आज से ऑलमोस्ट 3 डिकेड पीछे की बात कर रहे हैं। तो उस समय
ये हुआ था कि हम जो है अपने जो इन सर्विस जो डॉक्टर हैं उनको इन सर्विस ट्रेनिंग देंगे, जिसमें छोटे कोर्सेज करवाए जाएंगे उनको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, और उनको ये बताएंगे कि कैसे जो लिमिटेड ड्रग है उसी में उनको हम ट्रीटमेंट करेंगे और किसी स्पेशलिस्ट से गाइडेंस लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। और हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया गया था आइडेंटिफाइंग इन मेंटल इलनेस। आईएसी की बात की गई थी जिससे हम पब्लिक अवेयरनेस फैलाएंगे, और मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग तो अगेन इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट कंपोनेंट। तो ये सारी चीजें की गई थी। जस्ट रीसेंट अपडेट, आशास जो हैं, जो हमारा फ्रंटलाइन वर्कर है, वर्कर, और प्रोबेबली सबसे ज्यादा हम उसी से उम्मीद करते हैं। वी हैव मच ऑफ आवर वर्कलोड टेकन केयर बाय देम एंड वी हैव मच एक्सपेक्टेशन कि सारा काम कर लेंगे। और हमारे यहाँ जो आशा है वो 8th पास हैं। कुछ जगहों पे तो स्टेट्स लाइक यूपी एंड बिहार, they don't know how to read and how to write also, but again they are being trained on मेंटल हेल्थ का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वो 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें मेंटल हेल्थ भी एक एस्पेक्ट पढ़ाया गया है उनको, एंड स्क्रीनिंग ऑन मेंटल हेल्थ का स्क्रीनिंग जो है वो डोर टू डोर जाके इनको ही करना होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ विच वी हैव कवर्ड टुडे। और जैसा कि मैंने कहा आपका क्वेश्चन इसी से आ रहा है। बहुत ज्यादा होगा तो आई डोंट नो योर पैटर्न, सो यू मे गेट अ शॉर्ट क्वेश्चन where they will ask about definition of mental health, which is over here in this slide. तो ये एपिडेमियोलॉजी का आप लोगों का जो पूरा जो सिलेबस था वो पूरा सिलेबस मुझे लगता है खत्म हो गया है, एंड ऑल द पीपीटीज विल बी पास्ड ऑन टू यू। एक मिनट, मुझे एक फोन आ रहा है, विल टेक अ कॉल। हाय तनवीर। हेलो। तनवीर, आप जॉब करते हो ना? नहीं, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ अभी ओ, नैन्सी फोर्टिस नैन्सी में। भी, नैन्सी मैडम आप भी जॉब कर रहे हो? Yeah, I am doing. मैम आप क्या मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे ही हो? हाँ जी, हाँ जी। मैम आप जॉब कर रहे हैं अभी? हाँ जी। मैम कौन सा, प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हाँ जी, हॉस्पिटल? प्राइवेट है, एग्जीक्यूटिव एचआर है। एग्जीक्यूटिव एचआर। मैम अब क्या पहले से एमबीए किया? नहीं। ओके। हाँ जी। मैम आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेना है, तनवीर से भी लेना है। हाँ जी। आफ्टर क्लास मैं बोलूंगा कुछ एग्जीक्यूटिव हेल्थ एचआर मैनेजमेंट जो पार्ट है आपका तनवीर का। तनवीर आपका क्या सब्जेक्ट है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट? हाँ, मैं बीएचए कर रहा हूँ, 3rd ईयर। ओके ओके, ठीक है। आफ्टर और मैं क्लास इंटर्नशिप कर रहा हूँ फोर्टिस क्वालिटी डिपार्टमेंट में। कोलकाता ना? हाँ, फोर्टिस आनंदपुर, कोलकाता। ओके ओके, ठीक है। आफ्टर क्लास कुछ बात करूंगा, जस्ट मेरा नॉलेज के लिए। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग ज्यादा शायद अच्छे से दे सकते हो। श्योर।
आप भी जॉब कर रहे हैं? तनवीर, यस यस यस, मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं बिलोंग फ्रॉम कोलकाता, गुड़िया। तो जो 40s के आसपास ही है, खुदीराम मेट्रो स्टेशन है, हाँ। वहाँ पे बड़ा बरतला करके। मैं अभी तो त्रिपुरा में हूँ। त्रिपुरा में एक प्रोग्राम ऑफिसर कर रहा हूँ, अच्छा एनएचएम में अच्छा। हूँ। अच्छा तनवीर, आप तो साई इंस्टीट्यूट से कर रहे हो ना? मतलब आधार के साथ कोलाबोरेशन। हाँ हाँ। तनवीर, आप लोगों का जो सेमिस्टर सिस्टम है और ईयरली सिस्टम है एग्जाम? हमारा ईयरली। ईयरली है। और ईयरली एक बार जाके देहरादून में देना पड़ रहा है ना? हाँ, हाँ जी। फाइनल एग्जाम तो वंस वो ईयर। सब्जेक्टिव और एमसीक्यू? बोथ होते हैं, एक इंटरनल होता है, वो एमसीक्यू नहीं होता, दोनों ही सब्जेक्टिव ही होते हैं। ओके ओके। इंटरनल तो वो थीसिस पेपर देते हैं, वो लिख के सबमिट कर देते होता है ना? हम्म। काइंड ऑफ। ओके ओके। अब आप लोगों का क्या एपिडेमियोलॉजी का पार्ट है ना सिलेबस में लास्ट ईयर में? हाँ जी। ओके। मतलब एक सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी का है टोटल 100 मार्क्स का? हाँ जी। हाँ जी। सिंगल एक पेपर है एपिडेमियोलॉजी का 100 मार्क्स? हाँ। अरे बस। पेपर तो 70 का होता है, 30 का हाँ तो वो हाँ, होता है। 70, 30, 60 होता है ना, 60-40 तो। नहीं, 70-30 होता है। हम लोगों का तो 70-30 पब्लिक हेल्थ। अच्छा, आप लोगों का नैन्सी मैम और तन्वी, आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या क्या आया, कुछ देखा है पब्लिक एपिडेमियोलॉजी में? अभी तो नहीं देखा मैंने। तन्वी? मैंने भी चेक नहीं किया वैसे। ओके। मैं मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आता है? कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन कुछ पार्ट है वहाँ पे क्या, तो प्रीवियस एपिडेमियोलॉजी? ईयर क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं ना, उसमें से आप देख सकते हो। नहीं, हम लोगों के पास तो नहीं है एक्चुअली। बीएचए का तो नहीं होगा। अगर जब मुझे मिलेगा मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। ओके ओके। नहीं बात क्या है बोलो तो, वो पहले एमसीक्यू हुआ था ना 2020 में। हाँ, वो तो कोविड की वजह से एमसीक्यू हुआ हाँ, था। कोविड की वजह से तो एमसीक्यू, अभी तो एमसीक्यू नहीं होगा ना, अभी तो सब्जेक्टिव होगा। तो हाँ। हम लोग का भी क्वेश्चन नहीं है अभी एपिडेमियोलॉजी का कुछ पेपर। अब तनवीर, कोविड के थर्ड पहले का फाइनल। आप मांग सकते हो सीमा मैम से। नहीं नहीं मैम, मैंने बात किया, सीमा से बात किया और टॉपिक से भी बात किया। तो बोल रहा है बाद में दे देंगे, थोड़ा वो कलेक्शन कर रहे हैं अभी। अच्छा, और कौन कौन सब्जेक्ट है एपिडेमियोलॉजी छोड़ के थर्ड ईयर में? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। और मेडिकल लॉज एंड एथिक्स। लॉस एंड एथिक्स। और दो तीन हो गया। और तो क्लासेस होती ही नहीं है अभी हमारी किसी पे। ओ, ये दोनों क्लास हुआ ना? हाँ, खुद ही पढ़ना पड़ता है सब। अच्छा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, वो जो मैम हम लोगों का भी फाइनेंस का प्लानिंग एंड इकोनॉमिक्स का क्लास लिया था शायद, वो मैम का नाम एक था। नहीं, हमारे तो सर ले रहे हैं कोई।
सर ले रहे हैं। हम्म। ओके। आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का कुछ है तो पहले प्रीवियस ईयर में हो गया नहीं नहीं, बायोस्टैटिस्टिक्स? नहीं, वो जो बिजनेस स्टैटिक्स यही है। फाइनल ईयर में ही है। और फाइनल ईयर में ही है। तनवीर और सपोर्ट ऑन इंटर्नशिप में यूटिलिटी क्या? सर्विसेज भी है, हॉस्पिटल प्लानिंग एंड डिजाइन, हॉस्पिटल प्लानिंग एंड डिजाइन, क्वालिटी भी है। क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस जो है, क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। अच्छा तनवीर, इंटर्नशिप में क्या कुछ सैलरी दे रहे हैं? नहीं, आप फोर्टिस में नहीं देते मुझे। बट इसमें कितना टाइम रहते हो? 9 to 5। 8 hours होगा ना। वो लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगा हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो वहाँ पे क्या जॉब नहीं मिलेगा? मतलब कैंपसिंग मिल कुछ जाएगा, होगा? अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो वो लोग रीच करते हैं जॉब के लिए। ओके लेकिन वैसे मतलब इंटर्नशिप के बीच में स्टाइपेंड नहीं मिलता यहाँ से, वो ना ही लेते हैं ना ही कुछ भी देते हैं। ओके ओके। और कौन कौन फोर्टिस में, और तो कोलकाता में तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे आर्यन टेगोर भी है। ये लोग नहीं देते हैं क्या? हाँ, देते हैं, फोर्टिस नहीं देता क्योंकि वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर बना के रखा है। नहीं और मतलब लेकिन मैं बोल रहा बाकी हूँ हॉस्पिटल्स देते हैं। तुम ये जो चूज किया ना, मतलब तुम खुद चूज किया और ये तौफीक वो जो आथर वालों ने चूज करके दिया? उन्होंने ही चूज करके दिया है। एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा था फोर्टिस और अपोलो, तो फोर्टिस ओके से पहले कॉल आ गया तो वही ज्वाइन कर लिया। क्योंकि फोर्टिस और अपोलो मेरे घर के मतलब घर से थोड़ा पास है, तो मतलब ज्यादा भी नहीं। यस यस। इसके बाद क्या एमबीए भी करेंगे क्या? हॉस्पिटल मैनेजमेंट HHM मास्टर्स? MHA के प्लान है। आप तो MPH कर रहे हो ना? यस यस। नहीं, मैं एक्चुअली ये डिटेल्स इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एमबीए भी है, बहुत स्टूडेंट भी है हम लोग का साथ। हाँ, तो वो मास्टर्स कर रहे हैं। और एक दो तीन दोस्त भी है हमारा, वो एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट करके अभी जनरल मैनेजर, और जब ILS का नाम सुना है? ILS, हाँ हाँ। ILS में है। मेरा एक क्लासमेट है, वो अभी जनरल मैनेजर है। तो मैं ILS हावड़ा। यस यस यस। वो एक जॉब जॉब के लिए ग्रुप बनाया ना अतर वालों ने, ग्रुप के साथ वहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं, यही तो? हाँ, लेकिन मैं अभी भी वहाँ पे एडेड नहीं हूँ। और मैंने आफ्टर कंप्लीशन। हाँ। मैं हूँ उस ग्रुप में एडेड, बट वहां पर तो सारी दूर दूर की बात वगैरह करती हैं ज्यादा। मैम आप जॉब कितना साल कर रहे हैं? मेरे को तो 1 ईयर हो गया अभी। 1 ईयर हो गया, मतलब अब क्या वही बैचलर करके इन्वॉल्व हुआ ना? नहीं, मेरा बैचलर चल रहा है, फाइनल ईयर है ना। ओ, बैचलर भी चल रहा है। मैम आपको मतलब बिफोर कंप्लीशन कैसे जॉब मिल गया? मैंने वहाँ इंटर्नशिप करी थी उसी हॉस्पिटल में, तो दे हैव अ हाँ, वैकेंसी, फिर उनका रिक्रूटमेंट के लिए कॉल आया था। कोर्स कंप्लीट बिफोर कंप्लीट इंटर्नशिप? हाँ, इंटर्नशिप बीच में ही हो जाती है ना 6 मंथ्स की तो। ओ, ओके ओके ओके।
अच्छा मैम, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, आपको सैलरी कितना देते हैं? मेरी तो अभी फ्रेशर वाली सैलरी है। वो जो सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी? मल्टी स्पेशलिटी है। ओके ओके मैम, वो कहाँ से है, मतलब वो हॉस्पिटल? वैशाली, गाजियाबाद। यूपी? हाँ जी। मैम, आपका अभी क्या काम कर, मतलब क्या काम आप कर रहे हो अभी, बोल सकते हो थोड़ा एग्जाम्पल? जो भी एचआर में जो भी काम होता है सारा, सैलरी कंप्यूटेशन, पॉलिसीज बनाना, इंडक्शन वगैरह, सैलरी, इंटरव्यूज लेना, रिक्रूट करना। अच्छा, ये टोटली मतलब आपका सीनियर एचआर है? हाँ जी, हाँ जी। उनको साथ एक साथ कर रहे हो? हाँ जी। मैम, एचआर का तो अलग अलग पार्ट है ना, एचआर? हाँ हाँ, अलग है। कैसे लग रहा है आपका, मतलब एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है? जो है अच्छे है, वेरी गुड अच्छा है? है, बस ग्रोथ थोड़ी धीरे हो रही है क्योंकि फाइनल ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से सैलरी स्कोप कम है। अच्छा मैम, वो जो सैलरी हायर होता है, मैंने मतलब मैं प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व होने का चांस ले रहे हैं, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा है। तो हाँ जी। वो आपके, जो हम लोगों का जैसे गवर्नमेंट में एवरी ईयर 6 to 7% जो इंक्रीमेंट होता है, अप्रेजल होता है, हमारे यहाँ भी होता है, अप्रैल में होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड होता है और उसमें जरूरी नहीं है कितना परसेंटेज होगा, 10% होता है, 10% मिनिमल है। उसके अलावा 15-20 ऐसे भी होता है। अच्छा मैम, डिपेंड। बहुत सारे हॉस्पिटल में मैंने सुना, वो लोग बोलते हैं बट एवरी ईयर नहीं होता है, 2-3 साल बाद होता है। वो ना हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है, जैसे किसी हॉस्पिटल में पॉलिसीज नहीं बनी होती बिल्कुल भी, वहां पर काम ऐसे ही चल रहा होता है। अब जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं वर्क कर रही हूँ उसमें पॉलिसीज हर साल इम्प्लीमेंट होती है नई नई। लाइक उसमें अप्रेजल हर अप्रैल मंथ में, अप्रेजल उनका पॉलिसी है, वो करते ही करते हैं स्टाफ का। अगर कोई स्टाफ उस क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा है, जैसे किसी को 1 ईयर नहीं हुआ है, तो उनका हम्म। इंक्रीमेंट नहीं होता। नहीं, वो तो सही उनका है, गवर्नमेंट में भी है। ओके ओके ऐसे मैम, ऐसे होता है, मैंने अब तो जस्ट एक साल नहीं हुआ, अब देखा कैसे, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल जो देते हैं, ओके, मतलब वो एमडी के पास आता है, एमडी के पास से आता नहीं है? नहीं, पहले आपका जाता है वो, आपके जो इंचार्ज या एचओडी है उनके पास जाता है। फिर ओके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये क्राइटेरिया, एचओडी के बाद सीओ के पास जाता है, सीओ के बाद एचआर भी अपने रिमार्क्स देता है, एचआर के बाद वो सीएमडी के पास जाता है। देन उसका इवैल्यूएशन होता है, परसेंटेज जितनी बैठती है उसके हिसाब से फिर इंक्रीमेंट होता है। तो इवैल्यूएशन होता है, मतलब ऐसा कम क्यों है, ऐसा एक इवैल्यूएशन हाँ, होता है? जैसे किसी किसी का इवैल्यूएशन में कम आ रहा है, उसके रिमार्क्स अच्छे नहीं है, बट हाँ। इंक्रीमेंट उसका होना है। तो परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं है बट इंक्रीमेंट करना है क्योंकि 1 ईयर उसे हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके साथ ओके ऐसा प्रोसीजर होता है, उसका सिर्फ 1000 बढ़ा दिया या 1500 बढ़ा दिया, ऐसे होता है उनके साथ। ओके और मैम, वो जो क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड, बहुत सारे जो हाँ, होता है वो पीएफ सब? वाला, पीएफ ईएसआई का क्राइटेरिया होता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पीएफ का क्राइटेरिया है, अगर आपकी सैलरी बिलो 15,000 है तो आपका पीएफ कटेगा। ईएसआई का क्राइटेरिया है, अगर अबाउट आपकी अबाउट सैलरी 16,000? हाँ, सॉरी, बिलो
मैं लंबे कॉल पे चला गया था। क्वेश्चंस आपके हैं कुछ तो बताइए, आई विल टेक, अदरवाइज तो सेशन मैंने कंप्लीट कर लिया है। जो प्रोबेबल क्वेश्चन है वो आप लोगों की मैंने बता दी है। सर ये हाँ ऑटिज्म उज्ज्वल, तो मेंटल हेल्थ की पार्ट में आएगा। ऑटिज्म देखिए ऑटिज्म भी मेंटल हेल्थ नहीं कह सकते हैं, दिस इज प्रोबेबली सम सॉर्ट ऑफ अ इनबॉर्न प्रॉब्लम है ना। तो जो है उसको मेंटल, इट इज डेफिनेटली अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, है ना। अब यस। इसको कहाँ पे डालिएगा, चाइल्ड एंड मेंटल एडोलेसेंट मेंटल डिसऑर्डर में, है ना। हाँ तो वो है, बट दीज आर देखो एक चीज हमें समझने की जरूरत है, ये मेडिसिन का पेपर तो है नहीं, ठीक है। नहीं नहीं दिस इज epidemiology paper and they will definitely ask about questions which is relevant to population at large, ठीक है। तो इससे जो दो क्वेश्चन मैं बहुत क्लियर हूँ, एक तो मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, सेकंड इज ICD 10 जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिजीजेस, इससे ज्यादा कुछ आपको आना नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ ना, एक्चुअली मैं एक प्रोग्राम देख रहा हूँ, प्रोग्राम ऑफिसर हो बीएसके का। तो आरबीएसके का RBS के, यस यस यस। तो ठीक है। आरबीएसके प्रोग्राम ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, नहीं नहीं, गवर्नमेंट आसाम, ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली ऑटिज्म का एक ट्रेनिंग भी ले रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, DHFWS से। बट यहाँ पे मैंने सोच रहा हूँ मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सर हम लोगों का जो टीम, वो टीम तो स्क्रीन करते हैं स्कूल, आंगनवाड़ी एंड डिलीवरी पॉइंट में। हाँ, तो वहाँ पे देखो RBSK में जो आप जो स्क्रीनिंग कर रहे हो ना, इज मोर हाँ हाँ टुवर्ड्स ईयर आई हार्ट प्रॉब्लम, है ना। हाँ 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 और हाँ बहुत ज्यादा तो आप देख रहे हो कि भाई कोई किसी तरह का हैंडीकैपनेस तो नहीं है, स्पीच का डिसऑर्डर तो नहीं है। आई डोंट थिंक दैट टीम हैज बीन ओरिएंटेड और इवन दे हैड बीन सेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स इश्यूज लाइक ऑटिज्म एंड ऑल। हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ मैं। हाँ। तो अगर इफ यू थिंक दैट योर टीम इज थिंकिंग ऑन दैट लाइन, आप ये मोबाइल यूनिट के थ्रू ही कर रहे हो ना स्क्रीनिंग। यस यस यस। तो अगर मोबाइल यूनिट की उतनी समझ लगती है एंड यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट दे कैन गो अप टू दैट लेवल, देन स्टार्ट सेंसिटाइजिंग देम। एटलीस्ट सेंसिटाइज तो कर ही सकते हो, हाफ डे सेंसिटाइजेशन व्हाट यही इज मैं बोल रहा ऑटिज्म। हूँ सर, एक्चुअली त्रिपुरा ज्यादा माने छोटा स्टेट है। हाँ आई नो, बट यू हैव SPOs। आपका NHM का स्ट्रक्चर क्या है, आप इफ आई एम राइट यू आर सिटिंग एट स्टेट, राइट। यस यस यस। तो स्टेट में आपका जैसे RBS के प्रोग्राम के लिए एक नोडल बंदा होगा, हाँ, नोडल तो ऑफिसर है। उसको क्या बोलते हैं, SPO बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं। हाँ, एसपीओ भी बोलते हैं। मैं एक्चुअली हाँ, वो बहुत सारे प्रोग्राम देख रहा है। नहीं जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी बिहार, SPO हम्म चाइल्ड हेल्थ एक होते हैं, एक SPO मैटरनल हेल्थ होते हैं, है ना। एक हम्म। SPO RNTCP है, एक ये एसपीओ SPO। आरसीएच है। हाँ आरसीएच। हाँ, तो RCH के ही अंदर RBS के रखा है। हाँ हाँ, मैं वही देख अच्छा रहा है। नहीं, यस। नहीं, बट इन बिहार वी हैव अ स्पेशल RBS के नोडल, हाँ, RBSK का एक स्पेसिफिक अलग नोडल है, है, वेस्ट SPO बंगाल है। में भी है। हाँ, तो छोटा सा स्टेट है इसलिए उन्होंने दो दो प्रोग्राम देख रखा होगा, बट चाइल्ड हेल्थ को नहीं देना चाहिए। चाइल्ड हेल्थ इटसेल्फ इज अ बिग प्रोग्राम, और अगर उसके साथ इम्यूनाइजेशन होगा तो ये तो और काम बढ़ गया होगा उनका। यस यस। Think of on those lines. There is a doctor called Dr. Arun Singh from AIMS Jodhpur, pediatrician है। So and he is one of the pioneers who has started RBSK in India, guideline और modules बनाने में उनका योगदान रहा है। Think of catching him, if you can catch him for a day or two to sensitize at least your team, so that can be wonderful. ओके ओके। नहीं, एक्चुअली सर मैं बोल रहा हूँ, क्या हेल्थ एजुकेशन पार्ट में तो अभी मेंटल हेल्थ नहीं है। तो नहीं है। वो लोग जब स्कूल में AWC को छोड़ दो, जब स्कूल में जाएगी तो मेरा सोच है ये, तब तो वो एटलीस्ट एडोलेसेंट जो स्टूडेंट है उन लोगों का तो साथ थोड़ा मेंटल हेल्थ का डिटेल्स। देखो जो मेंटल हेल्थ का डिटेल आप कह रहे हो ना, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एडोलेसेंट से जब लाइफ स्किल की बात करते हैं,
तो एक एस्पेक्ट जो उनको पढ़ाया जाता है दैट इज बुलिंग। ठीक है, अगर उनको क्लास में कोई बुली कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो हाउ टू कोप अप विद इट, तो वो कहीं बिट्स एंड पीसेज उसका है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेंसिटाइजेशन ऑफ योर टीम, डेफिनेटली देयर इज अ रिक्वायरमेंट। बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपके नोडल हैं क्या है, दिस विल बी डन जब तक आप इसको चिट्ठी पे नहीं डालोगे, नोटिंग में नहीं डालोगे, एक चिट्ठी नहीं निकलेगी राज्य से कि इस तरह का सेंसिटाइजेशन हो रहा है, तब तो आप बिट्स एंड पीसेस जहां जहां विजिट करोगे उस तरीके से ही कर पाओगे, है ना। लेकिन अगर चाह रहे हो मतलब आप स्टेट पे हाफ अ डे या 1 डे बुला के सेंसिटाइजेशन के लिए, तो इट्स ऑलवेज गुड टू इन्वॉल्व एंड एडवोकेसी विथ योर नोडल फर्स्ट, लेट हिम अंडरस्टैंड द नीड एंड देन यू कैन गो डाउन। ओके ओके। ठीक है, क्योंकि आप कर भी दोगे ना तो वो रूटीन नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए कोई चिट्ठी नहीं निकली, आपके सीनियर को पता नहीं चलेगा। वो आएंगे, पढ़ लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन वो फिर जो मॉनिटरिंग वाला पार्ट है आप उसको मॉनिटर नहीं कर पाओगे। और ये फिर तो ये कहानी चालू होगी, पहले एनएचएम त्रिपुरा के ईडी को कन्विंस करना पड़ेगा, उसको कन्विंस करने के लिए आपके नोडल को कन्विंस करना पड़ेगा। सी व्हाटएवर सूट्स टू यू, बट definitely there is a need to start working on these lines। डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म है ना, तो ये चीजें हैं जो लोगों को जाननी चाहिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। आई विल डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट कि इस वीक में जितने भी पीपीटी 4-5 क्लास हुए हैं वो सब आप लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक थैंक यू यू सो मच। एवरीवन। थैंक यू सर।